हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ रिश्ते की गर्माहट और दुनिया की सच्चाई आमने सामने खड़ी हो जाती है। ऐसी ही एक कहानी है शहर के उस पुराने मोहल्ले की, जहाँ संकरी गलियों में पुरानी हवेलियाँ अभी भी खड़ी हैं और लोग एक दूसरे के नाम से पुकारते हैं। आमना एक छोटी सी ट्यूशन सेंटर चलाती थी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक बच्चों को पढ़ाती, फिर घर संभालती। उसका पति फरहान एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन शहर की महंगाई में 2 बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और माँ की बढ़ती उम्र की दवाइयाँ, सब मिलाकर जेब हमेशा हल्की रहती। आमना की सबसे अच्छी सहेली थी रुखसाना। दोनों कॉलेज के दिनों से साथ थीं। रुखसाना शादी के बाद भी अक्सर आमना के घर आती, चाय पीती, बच्चों को गले लगाती और घंटों बातें करती। फरहान भी उसे बहन की तरह मानता था। कभी कभी रुखसाना रात को रुक जाती, आमना के साथ पुरानी यादें ताज़ा करती। एक शाम जब फरहान ऑफिस से थका हारा लौटा तो दरवाजे पर रुखसाना खड़ी मिली। उसके चेहरे पर असामान्य उदासी थी। आमना, फरहान भाई, मुझे मदद चाहिए, उसने धीमी आवाज़ में कहा। दोनों ने पूछा तो पता चला कि रुखसाना के पति की कंपनी बंद हो गई थी। 6 महीने से बेरोजगार थे। घर का किराया 3 महीने से बाकी था। मकान मालिक ने नोटिस दे दिया था। रुखसाना की आंखें नम थीं। मैंने सोचा, तुम लोग ही मेरे सबसे करीबी हो, बस कुछ महीनों के लिए। फरहान ने आमना की तरफ देखा। आमना ने हल्के से सिर हिला दिया। रह लो यहाँ, फरहान ने कहा, जब तक नई नौकरी न लग जाए, बच्चों के साथ आराम से रहना। रुखसाना ने रोते हुए दोनों को गले लगा लिया। उस रात घर में 4 बच्चों की हंसी गूंजी। आमना ने सोचा, दोस्ती का यही मतलब होता है। धीरे धीरे महीने गुजरने लगे। रुखसाना के पति रोज़ सुबह निकलते, शाम को थके चेहरे से लौटते। कभी कभी रुखसाना आमना की ट्यूशन में मदद करने लगी, बच्चों को पढ़ाती, घर के छोटे मोटे काम संभाल लेती। आमना को लगा कि बोझ कुछ कम हुआ है। फरहान भी खुश था कि घर में एक और जिम्मेदार हाथ है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। रुखसाना अब फरहान से ज़्यादा बातें करने लगी। ऑफिस की बातें, कंपनी की टेंशन, भविष्य के सपने। आमना जब ट्यूशन से थकी हुई लौटती तो दोनों बालकनी में चाय पीते हुए हंसते बातें करते दिखते। आमना को अजीब सा लगता, लेकिन वह खुद को समझाती, दोस्ती है, सहेली है, क्या बुरा है। एक दिन पड़ोस की अंकल ने आमना को गली में रोककर पूछा, बेटी, वो जो लड़की तुम्हारे घर रह रही है, वो फरहान की रिश्तेदार है ना? लोग पूछ रहे थे। आमना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अंकल, मेरी सहेली है, मुश्किल में है। लेकिन अंदर कुछ खटका। फिर शुरू हुई अफवाहें। पहले तो सिर्फ इशारे। मोहल्ले की औरतें जब आमना को देखतीं तो फुसफुसाहटें होतीं। घर में पराई औरत रह रही है, पति रोज़ उसके साथ। एक शाम आमना की माँ फ़ोन पर चिल्लाई, आमना, क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? लोग कह रहे हैं फरहान उस लड़की के चक्कर में है। तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? आमना ने फ़ोन काट दिया। उसकी आंखें भर आईं। वह रसोई में जाकर चुपचाप रोई। उसी रात उसने फरहान से बात की। फरहान, लोग क्या क्या कह रहे हैं, रुखसाना यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। फरहान ने हैरानी से देखा, क्या कह रहे हैं? वो हमारी मदद मांग रही है। हमने तो सिर्फ इंसानियत दिखाई है। लेकिन लोग इंसानियत नहीं देखते। वे सिर्फ देखते हैं कि एक शादीशुदा मर्द और एक औरत एक छत के नीचे। रुखसाना ने दरवाजे से सुन लिया। वह अंदर आई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आमना, अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है तो मैं कल ही चली जाऊंगी। आमना ने उसे रोक लिया, लेकिन मन में एक अजीब सी जलन और डर दोनों थे। वह खुद को समझाती कि रुखसाना उसकी सबसे पुरानी दोस्त है, लेकिन दिल बार बार फरहान और रुखसाना के हंसते चेहरे याद दिलाता। अगले कुछ दिन और मुश्किल हो गए। फरहान की कंपनी में भी अफवाह फैल गई। किसी ने फ़ोटो खींच ली थी जहां फरहान रुखसाना को घर के बाहर सामान उतारते हुए मदद कर रहा था। फ़ोटो में सिर्फ दोनों दिख रहे थे। कैप्शन में लिखा था, घर में दूसरी औरत, पत्नी को पता भी नहीं। फरहान के बॉस ने उसे बुलाया और सीधे पूछा,
फरहान, घर में क्या चल रहा है? कंपनी की इमेज का ख्याल रखो। फरहान गुस्से में घर लौटा। उसने आमना से कहा, देखा, तुम्हारी वजह से आज मुझे ऑफिस में ताने सुनने पड़े। आमना चुप रही, लेकिन रात को उसने रुखसाना से कहा, रुखसाना, अब सच बताओ, तुम्हारे पति की नौकरी कब तक लगेगी? हम भी इंसान हैं, हमारे बच्चों का भविष्य दांव पर है। रुखसाना रो पड़ी। मैंने कोशिश की है आमना, लेकिन हर जगह मना कर दिया जाता है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उस रात आमना सो नहीं पाई। वह सोचती रही, क्या दोस्ती इतनी महंगी हो सकती है? क्या मदद का मतलब अपनी इज्जत और परिवार को खतरे में डालना है? फिर एक दिन वो घटना हुई जिसने सब बदल दिया। आमना की ट्यूशन सेंटर पर एक माँ आई। उसने सीधे कहा, आमना जी, मैंने सुना है आपके घर में कुछ गड़बड़ चल रही है। लोग कह रहे हैं आपका पति, मैं अपने बच्चे को यहाँ नहीं भेज सकती, माफ़ करना। उस दिन आमना के 3 बच्चे ट्यूशन छोड़कर चले गए। उसकी कमाई अचानक आधी हो गई। घर लौटकर वह फूट फूट कर रोई। फरहान ने उसे गले लगाया। मैंने रुखसाना से बात कर ली है, उसने कहा। वो कल जा रही है। उसके पति को एक छोटी सी जॉब मिल गई है। बस 2 महीने और रहना था, लेकिन अब नहीं। रुखसाना ने सामान पैक किया। जाते समय उसने आमना से कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ होगी। मैंने सोचा था तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन शायद मैंने भूल की। आमना ने उसे गले लगाया, लेकिन दिल में एक खालीपन था। रुखसाना के जाने के बाद घर फिर से शांत हो गया, लेकिन रिश्तों में एक दरार रह गई। फरहान अब जल्दी घर आने लगा, बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा, लेकिन आमना के मन में अब भी सवाल उठते, क्या फरहान सच में सिर्फ मदद कर रहा था, या रुखसाना के साथ वो कुछ ज़्यादा ही सहज हो गया था? एक शाम जब दोनों बालकनी में बैठे थे, आमना ने धीरे से पूछा, फरहान, सच बताओ, रुखसाना के साथ तुम्हें अच्छा लगता था ना? उसकी बातें, उसका हंसना। फरहान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अफसोस था। हाँ, अच्छा लगता था, क्योंकि वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वो सिर्फ सुनती थी। घर की टेंशन, बच्चों की फीस, माँ की दवाई, इन सब के बीच वो एक ब्रेक लगती थी। लेकिन आमना, वो ब्रेक कभी भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। मैंने गलती की। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मदद और रिश्ते की सीमा कहाँ है। आमना की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे भी गलती हुई। मैंने सोचा था कि दोस्ती में सब कुछ माफ़ है, लेकिन जब अफवाहें फैलीं तो मुझे अपनी इज्जत, अपने बच्चों का भविष्य याद आया। मैंने रुखसाना को रोक लिया, लेकिन खुद को नहीं संभाला। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उस रात लंबी बातें हुईं। फरहान ने वादा किया कि आगे से कोई भी मदद सिर्फ दोनों की सहमति से होगी। आमना ने भी मान लिया कि दोस्ती अच्छी है, लेकिन परिवार से ऊपर नहीं। धीरे धीरे महीने गुजरे। आमना ने अपना ट्यूशन सेंटर फिर से संभाला। फरहान ने प्रमोशन पा लिया। रुखसाना ने कभी कभी फ़ोन किया, लेकिन अब वो सिर्फ हालचाल पूछती। कोई रात रुकना नहीं, कोई लंबी बातें नहीं। एक दिन मोहल्ले की वही अंकल आमना को देखकर मुस्कुराए। बेटी, अब सब ठीक है ना? घर में शांति है? आमना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अंकल, अब सब ठीक है। उस शाम आमना ने बच्चों को गले लगाया और फरहान से कहा, ज़िंदगी में मदद करना गलत नहीं, लेकिन मदद करते समय अपनी इज्जत, अपने परिवार और अपने रिश्तों की कीमत कभी नहीं भूलनी चाहिए। फरहान ने सिर हिलाया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ महीने बाद रुखसाना का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में पछतावा था। आमना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारी इज्जत को ख़तरे में डाला। मैंने सोचा था कि दोस्ती सब कुछ सह लेगी, लेकिन मैं भूल गई कि हर रिश्ते की अपनी सीमा होती है। मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ़ हुई, उसके लिए मुझे आज भी अफसोस है। आमना ने धीरे से कहा, रुखसाना, मैंने भी सीखा है, दोस्ती में भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम दोनों ने गलती की, लेकिन अब हम आगे बढ़ चुके हैं। रिश्ता टूटा नहीं, लेकिन सीमा तय हो गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मदद करना इंसानियत है, लेकिन मदद के नाम पर अपनी इज्जत, परिवार और भरोसे को ख़तरे में डालना गलत है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब दोनों तरफ से समझदारी और सीमाओं का सम्मान हो। आधा सच या आधी जिम्मेदारी रिश्तों को कमज़ोर करती है। पूरा सच और पूरी समझदारी ही उन्हें बचाती है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के दौर में एजुकेशन सिस्टम को अक्सर
फ्यूचर रेडी सिटीजन्स तैयार करने का ज़रिया कहा जाता है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हमारे स्कूल सिस्टम्स वाकई बच्चों को आने वाले मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहे हैं? ज़्यादातर मुल्कों में तालीमी निज़ाम अभी भी रोट लर्निंग यानी रत्ता लगाने वाली तालीम पर मबनी है। इसके नतीजे में क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स नज़रअंदाज हो जाती हैं। ये कमी आज के रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में एक बड़ी रुकावट बन रही है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रोटे लर्निंग क्या है। रोटे लर्निंग में स्टूडेंट्स सिर्फ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को याद करते हैं, बिना इस बात को समझे कि उसका असल मतलब क्या है या उसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। एग्ज़ाम सिस्टम भी इसी चीज़ को रीइंफोर्स करता है, जहां मार्क्स लेने के लिए डेफिनेशंस और आंसर्स को वर्ड बाय वर्ड याद करना पड़ता है। इस प्रोसेस में बच्चे सवाल करना, एक्सप्लोर करना और नए आइडियाज़ जनरेट करना भूल जाते हैं। क्रिएटिविटी की कमी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बच्चे अपनी सोच को एक्सपैंड नहीं कर पाते। आज की दुनिया में इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं। टेक्नोलॉजी, एआई, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल चैलेंजेस के दरमियान सर्वाइव करने के लिए सिर्फ किताब का इल्म काफ़ी नहीं है। इंसान को नए हल सोचने, मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल करने और टीम वर्क के साथ काम करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब बचपन से ही उन्हें सिर्फ सही जवाब याद करना सिखाया जाए तो वो नया जवाब ढूंढने की सलाहियत खो देते हैं। दूसरी तरफ रोटे लर्निंग स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी को भी कमज़ोर कर देता है। बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं, वो हर चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, क्यों, कैसे और क्या होगा अगर। लेकिन जब उन्हें बार-बार चुप कराया जाता है या उनके सवालत को इरेलेवेंट समझा जाता है तो धीरे धीरे वो सवाल करना ही छोड़ देते हैं। ये एक डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि इनोवेशन का बुनियादी पॉइंट ही सवाल करना होता है। इसका असर सिर्फ इंडिविजुअल लेवल तक महदूद नहीं रहता, बल्कि सोसाइटी पर भी पड़ता है। जब एक पूरी जनरेशन क्रिटिकल थिंकिंग से महरूम हो तो वो आसानी से मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो सकती है। आज के डिजिटल दौर में जहाँ सोशल मीडिया पर हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि लोग सच और झूठ में फ़र्क कर सकें। लेकिन रोट लर्निंग सिस्टम से निकले हुए स्टूडेंट्स अक्सर अथॉरिटी को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हैं, बिना वेरीफाई किए। एक और अहम पहलू ये है कि ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम फेलियर से डरना सिखाता है। क्रिएटिविटी का एक ज़रूरी हिस्सा एक्सपेरिमेंटेशन है, जहां इंसान गलतियां करता है और उनसे सीखता है। लेकिन जब सिस्टम सिर्फ मार्क्स और ग्रेड्स पर फोकस करता है तो बच्चे रिस्क लेने से घबराते हैं। वो सिर्फ वही काम करते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो फेल नहीं होंगे। इस तरह उनकी लर्निंग लिमिटेड हो जाती है और वो अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। टीचर ट्रेनिंग भी इस मसले का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत से टीचर्स खुद भी इसी रोट लर्निंग सिस्टम का हिस्सा रहे होते हैं, इसलिए वो भी वही मेथड्स यूज़ करते हैं जो उन्हें सिखाए गए। उनके पास रिसोर्सेज या ट्रेनिंग नहीं होती कि वो इंटरैक्टिव और क्रिएटिव टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट कर सकें, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ग्रुप डिस्कशंस या रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। नतीजा ये होता है कि क्लासरूम एक वन वे कम्युनिकेशन बन जाता है, जहाँ टीचर बोलता है और स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते हैं। इसके अलावा करिकुलम का स्ट्रक्चर भी रिजिड होता है। फिक्स्ड सिलेबस और टाइट टाइमलाइंस टीचर्स को मजबूर करते हैं कि वो सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने पर फोकस करें, न कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग पर। अगर कोई स्टूडेंट स्लो लर्नर है या किसी टॉपिक को गहराई से समझना चाहता है तो सिस्टम उसे अलाउ नहीं करता। इससे लर्निंग एक मैकेनिकल प्रोसेस बन जाता है जो सिर्फ एग्ज़ाम्स तक महदूद रहता है। अगर हम फ्यूचर रेडी सिटीजन्स बनाना चाहते हैं तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में बुनियादी तब्दीलियां लानी होंगी। सबसे पहला कदम यह है कि असेसमेंट सिस्टम को बदला जाए। एग्ज़ाम सिर्फ मेमोरी टेस्ट करने के बजाय एनालिटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड होने चाहिए। स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाए कि वो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करें, चाहे वो कन्वेंशनल आंसर्स से मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। दूसरा, क्लासरूम्स को इंटरेक्टिव बनाना ज़रूरी है। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि वो स्टूडेंट्स को इंगेज करें, उन्हें सवाल करने दें और डिस्कशंस का हिस्सा बनाएं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जहां स्टूडेंट्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर काम करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी और टीम वर्क स्किल्स को डेवलप करता है। तीसरा, करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हर स्टूडेंट यूनिक होता है और उसकी लर्निंग स्टाइल भी मुख्तलिफ होती है।
अगर सिस्टम उन्हें अपनी इंटरेस्ट्स एक्सप्लोर करने का मौका दे तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड और एंगेज्ड रहते हैं। आर्ट्स, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जानी चाहिए क्योंकि ये भी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मददगार होते हैं। आखिर में पेरेंट्स और सोसाइटी का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर पेरेंट्स खुद भी सिर्फ मार्क्स पर फोकस करते हैं और बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि वो टॉप करें। इस माइंडसेट को चेंज करना ज़रूरी है। सक्सेस का मतलब सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट्स नहीं बल्कि एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी और प्रैक्टिकल स्किल्स भी हैं। नतीजा यह निकलता है कि रोट लर्निंग और क्रिएटिविटी की कमी ने एजुकेशन सिस्टम को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से आगे बढ़ने के लिए रिफॉर्म्स लाजमी हैं। अगर हमने अभी भी अपना अप्रोच नहीं बदला तो हम ऐसी जनरेशन तैयार करेंगे जो पास्ट के लिए तो फिट है लेकिन फ्यूचर के लिए नहीं। फ्यूचर रेडी सिटीजन्स बनाने के लिए हमें उन्हें सिर्फ याद करना नहीं बल्कि सोचना, समझना और नया क्रिएट करना सिखाना होगा।